हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के तीसरा अध्याय जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारा देश प्राकृतिक रचना। यानी कि हमारा देश जो है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, तो भारत के प्राकृतिक रचना जो है, ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार की पर्वत है, ठीक है, उसके भारत के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, और इसी तरह की कई बिंदुओं पर हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे अपने देश के जो प्राकृतिक रचना है इस पर, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा देश भारत बहुत विशाल है। हमारा देश जो भारत है यह बहुत बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार के सभी देशों में इसका दूसरा स्थान है। अगर जनसंख्या देखा जाए, पॉपुलेशन अगर देखा जाए, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार के सभी देशों में इसका दूसरा स्थान आता है। अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए कि भारत का जनसंख्या कितना है, तो कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वह है 1 करोड़, ठीक है, 1 अरब 37 करोड़ किस चीज में है? लगभग। यानी हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब जो है 37 करोड़, ठीक है। और यह हमारा देश पूरे संसार में जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर पड़ता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है? जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या अभी लगभग में 1 अरब 37 करोड़ है। प्रत्येक, है ना, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनसंख्या को पुनः काउंट किया जाता है, गिना जाता है। ठीक है, तो अभी जनसंख्या का काउंटिंग कब हुआ था? अभी हुआ था 2011 में। अभी तो आपको पता है 2020 चल रहा है, तो 2011 में काउंटिंग हुआ था। अब अगली बार काउंटिंग कब होगा? तो अगली बार होगा 2021 में। तो जब 2021 आएगा उस वक्त हम लोग पता कर पाएंगे कि एग्जैक्ट जो है, मतलब कन्फर्म हमारे देश की अभी जनसंख्या जो है वह कितना है। फिलहाल अभी आप याद रखिए, हमारे देश की अभी जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़, और क्षेत्रफल तो चेंज होने वाला नहीं। ठीक, जो इसका आकृति है, इस हमारे भारत देश का जो भी आकृति है, इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ तो सेम है। तो एरिया क्या होगा, चाहे 2001 की बात करें, 2015 की बात करें या 2045 की बात करें, क्षेत्रफल तो समान रहेगा। तो अभी आप लोग जनसंख्या देखें और क्षेत्रफल देखें। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर। ठीक है, हमारे देश की भूमि हर जगह एक जैसी नहीं है। यह कहीं ऊंची और कहीं नीची है, कहीं पर हरे भरे तथा विशाल मैदान है तो कहीं पर विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, जो भारत का स्थल है, भारत की जो भूमि है वह हर जगह एक समान नहीं है। ठीक है, कहीं पर धंसा हुआ है नीचे की तरफ तो कहीं पर ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद कहीं पर हरा भरा मैदान है तो कहीं पर विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो भारत की मानचित्र को यदि देखा जाए, जैसा कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर भारत की मानचित्र को देख रहे होंगे, तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, ठीक है, ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर में जो है उत्तर दिशा में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं।
इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। हमारा देश इन्हीं पर्वतमालाओं और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। हमारे देश का स्थलीय आकार उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण की ओर धीरे धीरे पतला होता चला गया है। भारत जैसे कि दक्षिण में अभी भारत का आप लोग अगर मैप देख रहे होंगे तो सबसे लास्ट वाला जो इस प्रकार का कुछ आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भारत का नीचे वाला जो पार्ट होगा दक्षिण दिशा में, है ना, दक्षिण दिशा में जो आपको आकृति दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, भी आकार का। आइए आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणी भाग त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये त्रिभुजाकार है, दक्षिणी भाग त्रिभुजाकार है। इसके तीन ओर समुद्र हैं, इसके तीनों ओर क्या हैं? समुद्र है। इसके तीन ओर समुद्र हैं, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस स्थल के, जिस भूभाग के तीन तरफ जल हो ऐसे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपको पता है कि भारत जो किस महाद्वीप में है? तो यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के किस दिशा में पड़ता है अगर ऐसी बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप के जो है यह दक्षिण दिशा में पड़ता है। किस दिशा में पड़ता है? दक्षिण दिशा में। कौन सा? हमारा देश भारत, ठीक। तो आप लोग देखें कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आगे है कि भारत के उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, जैसा कि अभी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के उत्तर में चीन है, तिब्बत है, नेपाल तथा भूटान देश हैं। दक्षिण की अगर बात की जाए तो श्रीलंका है। पूरब में बात की जाए तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। और इसके पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये हम लोग भारत का एक चौहद्दी देख लिए कि भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन सा देश पड़ता है, दक्षिण में कौन कौन सा देश पड़ता है ना, पूरब में कौन कौन सा देश पड़ता है और पश्चिम में कौन कौन सा देश पड़ता है, ठीक है। आइए भारत के प्राकृतिक भाग को अब हम लोग देखने का, समझने की कोशिश करते हैं। तो भूमि की बनावट के अनुसार भारत को निम्न प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा बांटा गया है उसके नीचे उत्तर का मैदान, उसके बाद है फिर दक्षिण का पठार और जस्ट उसके बाद है समुद्र तटीय मैदान। यानी कि पृथ्वी के पूरे भूभाग को प्राकृतिक रूप से जो है, फिजिकली रूप से इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, आइए अब इसको समझते हैं कि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। हमारे देश के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ स्थित है, ठीक है। वह क्षेत्र कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। 3 समांतर श्रेणियां इस प्रकार हिमालय, ठीक है, ये इस प्रकार हिमालय, फिर उसके बाद एक और हिमालय, फिर उसके बाद एक और हिमालय, ठीक है। 3 समांतर श्रेणियां हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं मुख्य हिमालय, इसको ऊपर वाले को, ठीक। उसके बीच में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, बीच वाले को। और जो सबसे नीचे हिमालय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उप हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्हें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग इस हिमालय को देख लेते हैं। उप हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और उप हिमालय को किस प्रकार से विभक्त किया गया है। तो मुख्य हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। मुख्य हिमालय यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? इसकी ऊंचाई लगभग है 6000 मीटर। मुख्य हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसकी मुख्य चोटियां माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा तथा धौलागिरी है। क्या हम लोग देखें कि सबसे पहले तो देखिए कि मुख्य हिमालय का ऊंचाई जो है वो लगभग कितना है? तो ऊंचाई हम लोग देखिए कि लगभग 6000 मीटर है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखे कि इसकी मुख्य चोटियां माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है तथा धौलागिरी है। इन सभी चोटियों से सदैव यानी कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है ना, बर्फ हमेशा वहां पर गिरते रहता है, बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो माउंट एवरेस्ट देखिए हम यहां पर लिख देते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,448 किलोमीटर। ठीक है, 8,848 है, ठीक है, सॉरी 8,848 मीटर। ठीक, तो हम लोग देखे कि संसार की सबसे बड़ी सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है, तो वह चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसका ऊंचाई कितना है, उसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। मुख्य हिमालय हम लोग देख लिए, आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में, जैसा कि अभी आपको हम बताएं, ये हमारा मुख्य हिमालय और उसके बाद हमारा मध्य हिमालय है। ठीक है, हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे मसूरी, ठीक है, शिमला, दार्जिलिंग तथा नैनीताल आदि मध्य हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय। यहां सर्दी के दिनों में बर्फ गिरती रहती है। मुख्य हिमालय की ओर से आने वाली नदियों जैसे सतलुज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी है ना, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि और भी नदियां हैं। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों को काटकर गहरी घाटियां बना देती है। ठीक है, गहरी घाटियां बना दी है। और मध्य हिमालय की ऊंचाई जो है लगभग कितना है, तो 3,000 से, मध्य हिमालय की बात किया जाए, मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय का ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर से 5,000 मीटर के बीच में है। ठीक है, मुख्य हिमालय का ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जो था इसका हम लोग देखे 8,848 मीटर, मुख्य हिमालय की ऊंचाई देखे 6,000 मीटर, अगर मध्य हिमालय की ऊंचाई पूछा जाए तो होगा 3,000 से 5,000 मीटर के बीच में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, मुख्य हिमालय देख लिए, मध्य हिमालय भी देख लिए। आइए अब हम लोग उप हिमालय को देखते हैं। तो उप हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में, जैसे आप लोग देख रहे हैं मध्य हिमालय के दक्षिण में आपको बताएं उप हिमालय। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1,800 मीटर है। अगर उप हिमालय की ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है, 1,800 मीटर। इसका कितना है, तो इसका आपको 3,000 से 5,000 मीटर। ठीक, इसका 1,800 मीटर। ठीक, और यह उप हिमालय जो है वो मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1,800 मीटर है। इसे शिवालिक पर्वत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप लोग, उप हिमालय को शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत, इसको शिवालिक पर्वत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन श्रेणियों के बीच कहीं कहीं चौड़ी घाटियां हैं, इन्हें हम दून कहते हैं। दून क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी जो घाटियां हैं उस घाटियां को हम लोग क्या कहते हैं, दून कहते हैं। फिर से सुनिए, हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। ठीक है, आप दून भी समझ लिए। तो जैसा कि आप लोग देहरादून का नाम सुने हैं, तो कुछ वो इसी प्रकार के दून का उदाहरण है, इसी प्रकार की घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, हिमालय हमारे देश का प्रहरी है ना। इसकी ऊंची पर्वत, प्रहरी मतलब क्या, रक्षा करता है। इसकी ऊंची पर्वत श्रेणियों को पार करके आना जाना बहुत कठिन है। इन पर्वत श्रेणियों में कहीं कहीं ऊंचाई पर बहुत संकरे दर यानी पतला रास्ता है ना, दर्रा पतला रास्ता है ना, जिनसे होकर तिब्बत के रास्ते जाते हैं। जिस प्रकार के दर्रे का आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे जोजिला दर्रा है ना, माना दर्रा, नीति दर्रा, इस प्रकार कुछ दर्रे का आप लोग नाम सुने होंगे। तो हम लोग हिमालय का भाग तो देख लिए। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, उत्तर का मैदान।
तो उत्तर का मैदानी भाग हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पंजाब से असम तक फैला हुआ है। यह मैदान ढालदार है ना। यह पश्चिम में ऊंचा तथा पूरब की ओर क्रमशः नीचा होता गया है। पश्चिम में ऊंचा है लेकिन पूरब की तरफ धीरे धीरे क्या होता गया है, नीचा होता गया है। ठीक है। दिल्ली के निकट इसकी ऊंचाई सबसे अधिक लगभग 300 मीटर है। इस मैदानी भाग की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर तथा चौड़ाई की बात की जाए तो 500 मीटर है। यह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियां उत्तर के मैदानी भाग से होकर के गुजरती है। या फिर हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र तथा इन नदियों के सहायक नदियां मिलकर के, ठीक है, जो मिट्टी लेकर के आई है और उसी मिट्टी से जो है उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर के मैदान के बाद अब हम लोग तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठार को देखते हैं। तो दक्षिण का पठारी भाग मैदानी भाग के दक्षिण में स्थित है। इस भाग में नदी घाटियां, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। दक्षिण का पठारी भाग संसार के सबसे प्राचीन पठारों में गिना जाता है। ठीक से, बहुत पुराने पठारों में इसका गिनती होता है। इसके पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, मध्य में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत है। उत्तर पूर्व में बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद इसके दक्षिण पश्चिम में बात करें तो पश्चिम घाट तथा दक्षिण पूर्व में जो है पश्चिम घाट स्थित है। किसके? दक्षिण के पठार। ठीक है। दक्षिण के पठारी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, सोन, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब कुछ मुख्य नदियां हैं जो कि दक्षिण के पठार में बहा करती है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग दक्षिण के पठार में देखें कि इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, मध्य में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन सा है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, यानी कि दक्षिण के पठार का एक तरह से हम लोग उसका पूरा चौहद्दी समझ लिए, है कि नहीं। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं दक्षिण का पठार के बाद समुद्र तटीय मैदान। तो यह भाग दक्षिण के पठारी भाग के पूरब और पश्चिम में समुद्र से लगा हुआ मैदान है। यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिम तटीय मैदान। फिर से सुनिए, पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कहां स्थित है? तो वह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। इस भाग में भी कुछ नदियां बहती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो वे नदियां हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदी। और ये सभी नदियां जो है इस भाग में डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। डेल्टा क्या है? तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। तो भारत के प्राकृतिक भाग को 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों भागों को हम लोग समझ लिए। आइए, भारत में जो है हरे भरे मैदान के अलावा जो है रेगिस्तान भी है कि नहीं। तो हम लोग कुछ रेगिस्तान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो रेत से घिरा एक बड़ा भाग रेगिस्तान कहलाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। इस रेगिस्तान का अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी होती है। हम लोग क्या देखे कि रेत से घिरा एक बड़ा भाग जो कि चारों तरफ से रेत से घिरा है, ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है।
और रेगिस्तान में दिन जो है वो बहुत ठंडा और रात जो है, दिन जो है वो बहुत गर्म और रात जो है वह बहुत ठंडी होती है। तो क्यों ऐसा होता है? तो देखिए रेत जो है, बालू रेत जो है वह जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है ना। तो रेत जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। तो जब दिन में जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वैसी स्थिति में जो रेत है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो गर्मी देने लगता है, और रात के समय में जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर वह रेत ठंडा हो जाता है, इसलिए रात के समय में ठंडा महसूस होता है। हम लोग देखे रेगिस्तान के बारे में। आइए अब हम लोग द्वीप समूह को समझते हैं। तो चारों ओर पानी से घिरा भूमि खंड जो है वह द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ठीक है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप लोग सुने होंगे, लक्षद्वीप समूह का नाम आप लोग सुने होंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है। तो हम लोग अभी द्वीप समूह के बारे में भी देखें। ठीक है। भारत जो है यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु है। ठीक है। तो इसलिए हम अपने भारत देश को जो है विविध जलवायु का देश भी भारत को कहा जाता है, और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है और भारत विविध जलवायु का देश है, इसलिए इसे विविध जलवायु का देश भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जो है भारत का जो प्राकृतिक भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से वह विभाजित हुआ है, किस भाग में हम लोग को किस चीज के बारे में अध्ययन करना था, हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।